स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2014 का समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र हम लोग हल करने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों को हल करना है वो साथ में रहें, अदरवाइज वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर प्राचीन इतिहास से। ठीक है, जब ये पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग एग्जामिनेशन से पहले टॉपिक वाइज अर्थात सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे एंशियंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न, मॉडर्न हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के प्रश्न, इस तरह से सारे प्रश्नों को भी फिर से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, मतलब किस हड़प्पन साइट्स से मिला है, ये पूछा जा रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो ये मिला है लोथल में। लोथल में जो है एक बंदरगाह था, आपको पता है कि गुजरात में लोथल पड़ता है, जो भोगवा नदी के किनारे है, और लोथल जो है वहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला है, अर्थात कहीं ना कहीं वो नापने तौलने के लिए उपयोगी था। ठीक है, तो लोथल नगर की खोज कौन किया है? तो SR राव जी ने किया है। SR राव, लोथल। ठीक है ना, SRL समझ लीजिए, SRL लैब होती है, तो SRL समझ लीजिए कि SR राव, लोथल। इन्होंने 1954 में किया था। यहाँ पर हाथी दांत का पैमाना, 3 युगल समाधियाँ, मृदभांड, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद जिले में स्थित है, और नाम जो है वो सरगवल नामक गांव के 2 किलोमीटर उत्तर में है। यहाँ रंगनाथ राव ने 54-55 में खुदाई करवाई थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह के रूप में मान्यता है। अगला है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो चंपा जो है अंग की राजधानी थी। अंग महाजनपद जो वर्तमान में भागलपुर के आसपास इलाके में पड़ता है, उसकी राजधानी जो है वो चंपा थी। ठीक है, हाजीपुर का इलाका इस अंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला आता है द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कहाँ हुआ? तो समिति को कभी कभी संगीत भी लिखता है। ठीक है, इसका मतलब सिंपली होता है कि कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस हुई थी अलग अलग काल में, 4 टोटल बौद्ध कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, संगीतियाँ हुई थी। तो इसमें जो दूसरी संगीति हुई थी वो हुई थी अपनी वैशाली में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वैशाली, तो ये होती वैशाली में। पहली हुई थी राजगृह में, याद करिएगा, पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में। ठीक है, फिर तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी आपकी कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर या कुंडल वन भी कहीं कहीं लिखता है, याद रखिएगा, यहाँ पे हुई थी। ठीक है, अब लिखता है कि 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी, काला शोक के समय में, जो कि शिशुनाग वंश का था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर्वकामी या सभाकामी थे, इस तरह से लेकर के बोलता है। इसमें जो है अनुशासन को लेकर के बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटता है, स्थाविर और महासांघिक में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो सेल्यूकस को 305 AD में, सॉरी BC में पराजित किया था। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं कि 322 के आसपास जो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले ही लड़ाई हुई थी घनानंद के समय, बेसिकली जब सिकंदर महान आया था तब, और उसके बाद उसी का जो मंत्री है सेल्यूकस, वो जब दोबारा आता है तो 305 AD में, 305 ईसा पूर्व में, BC में चंद्रगुप्त मौर्य इसको हराते हैं, और हेलेना जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी, उससे विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, और एक संधि के साथ समझौता होता है जिसमें बहुत सारे दान भेंट भी दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें सेल्यूकस ने अपने हेरात, अराकोसिया और काबुल का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। अब प्रश्न इस पर भी पूछता है कि हेरात, अराकोसिया और काबुल का क्षेत्र जो है किस जगह स्थित है? तो ये आपका अफगानिस्तान में तात्कालीन समय में स्थित था। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिलेख है। रबतक अभिलेख में श्रावस्ती का उल्लेख जो है प्रश्नानुसार नहीं किया गया है। रबतक अभिलेख 1993 में अफगानिस्तान से खोजा गया। कनिष्क के साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है, और अभिलेख के अनुसार साकेत, कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से थे। ठीक है, कनिष्क जो है कुषाण वंशीय शासक है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो बलबन ने कहा था खलीफा का सहायक, और गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद यानी कि जो पहले मंदिर था उसकी मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, और उसकी दीवारों पर लिखा कि
खलीफा का सहायक हूँ मैं। ठीक है, तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने बताया था? तो बलबन ने बताया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। देखिए ये कभी वंस इन अ टाइम पूछने वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो चीज़ें जैसी पूछी हुई हैं उसको हूबहू ऐसे ही याद कर लीजिए। तो जो उस्मान हारूनी थे उनके शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इशहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा प्रारंभ हुआ। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। इन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। तो ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी बढ़िया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? तो यहाँ पर मृगावती जो है वो लिखी गई सबसे पहले, जो कि कुतुबन के द्वारा लिखी गई थी 1503 में। तो काफ़ी टफ प्रश्न, देखिए इस तरह के प्रश्न आरओ में ज़रूर पूछते हैं और ये बहुत ही कठिन प्रश्न होते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं मालूम है तो इसमें यही सलाह दी जाती है कि आप उसकी स्किप कर दीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों को अक्सर स्किप कर देना चाहिए, फिर भी हम लोग याद करेंगे अभी। मृगावती कुतुबन ने लिखा था 1503 में। मधुमालती मंझन ने लिखा था 1545 में। पद्मावत लिखा था जयसी ने 1540 में। और इंद्रावती लिखा था 1773 में, 1743 में आपके नूर मोहम्मद जी ने। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर इसी बात को ऐसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष के रूप में, तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कि 1925 में कल आपके कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। जबकि एनी बेसेंट महोदया की अगर बात की जाए तो 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। कौन भारतीय यहाँ पर पूछा हुआ है, तो कौन भारतीय हो जाएगा? WC बनर्जी जो थे वो पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, किसके देखरेख में ये बना था? तो A.O. ह्यूम, जो कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, एक पक्षी वैज्ञानिक और ICS भी रह चुके थे। इनके देखरेख में ये जो है 1850 में बम्बई में 28 दिसंबर को बना था। और पहली जो अध्यक्षता हुई थी, मतलब जो पहला इसका सेशन हुआ था, वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था बम्बई में। ठीक है, अगला कहता है कि भारतीय संविधान का पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? पांडुलेखन यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलेखन जो हो रहा था, उसका कौन अध्यक्ष बना था? उसकी जो कमेटी थी, तो उसका अध्यक्ष बने थे B.R. अम्बेडकर। याद रखना है, बाबा साहब अम्बेडकर या जो B.R. अम्बेडकर है, तो इसका हो गया B.R. अम्बेडकर, ये बता दिया हूँ मैं। ठीक है, पांडुलेखन समिति को ही प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, यानी कि जो ड्राफ्ट करता है या जो लिखने का काम कर रहा है वो। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब बनी थी? तो 1905 में बनी थी इंडियन होम रूल सोसाइटी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाई थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा एक बार पूछा गया है। इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो पहले याद रख लीजिए, इसमें होम रूल भी आया है। होम रूल जो कि एनी बेसेंट का भी एक जो है वो था, आंदोलन था, होम रूल लीग। ठीक है, उन्होंने भी स्थापना की थी। और यहाँ पर इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात करती है तो 1905 में कहाँ बना था? तो लंदन में बना था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था और इंडियन होम रूल सोसाइटी नाम था। पहले इसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। इस संस्था का उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार को आतंकित करके स्वराज प्राप्त करना। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलॉजिस्ट का भी प्रकाशन होता था। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे कि द इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन होता था। अगला है स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो अगर बात करें लॉर्ड रीडिंग की, तो ये यहूदी थे, अर्थात जूस थे। ठीक है, तो ये कब से कब तक रहे थे? तो लॉर्ड रीडिंग जो है 2 अप्रैल 1921 से 3 अप्रैल 1926 तक, यानी कि लगभग 5 वर्ष जो है एग्जैक्टली इन्होंने शासन किया था, वायसराय के पद पर रहे। 1913 से 1921 तक इंग्लैंड के चीफ जस्टिस भी रहे, ये लॉर्ड चीफ जस्टिस। रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। फिर से डेट याद कर लीजिए, रीडिंग कब से कब तक रहे हैं? तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था
तो जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड रीडिंग थे, और गांधी जी जब तक जेल में थे तब तक ये लगभग लगभग रहे थे, मतलब 1926 तक थे, 1921 से एग्जैक्टली 5 साल का जो है लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो 1930, 31 और 32 ये 3 बुलाया गया था, तो 30 में जो है पहला बुलाया गया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30। तो हम लोग देख क्या रहे हैं? उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी मेंस 2014 का पेपर देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे। इसमें अगला प्रश्न है, अच्छा इसी का एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कि 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठन ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। इस कारण से ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसको राउंड टेबल भी कहते हैं। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले तेज प्रताप सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, MR जयकर मुंजे, भीमराव अम्बेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया इत्यादि शामिल थे। फिर दिया हुआ है यहाँ पर सूची, तो लिस्ट 1 जिसमें अध्यक्ष है और लिस्ट 2 जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं का स्थान है उसको मैच कराना है। तो सरोजनी नायडू मैंने आपको बताया था कि कानपुर 1925, तो बी का हो जाएगा 3। इस हिसाब से केवल ये 2 ऑप्शन बचेगा। फिर आता है आपका अबुल कलाम आज़ाद, तो अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ में थे, ए का हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो 2 जो मुझे मालूम था उससे हमने आंसर निकाल लिया। मोतीलाल नेहरू कब थे? तो मोतीलाल नेहरू अमृतसर में 1919 में थे और राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में थे। तो याद कर लेना है कि ML नेहरू या नेहरू जी के पिताजी जो हैं वो अमृतसर 1919 का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग कांड हो रहा है उस समय जो मोतीलाल नेहरू हैं वो अध्यक्षता या सभा का जो है स्थान है और अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने हैं। वहीं 1934 में यानी कि बम्बई में 1935 के एक्ट के जस्ट पहले अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? तो ये जो है मोहम्मद इकबाल ने रखा था। पृथक मुस्लिम राज्य मतलब एक अलग मुस्लिम राज्य का जो प्रस्ताव था, याद रखिएगा प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल, किसने रखा? तो वो रखा मोहम्मद इकबाल। ठीक है ना। कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव जो है मोहम्मद इकबाल ने रखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार जो एंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, उसमें वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री थे यहाँ पर लियाकत अली खान, याद रखिएगा। इनको जो है वित्त मंत्रालय दिया गया था, जो कि बाद में फिर उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं जब पाकिस्तान की सरकार का गठन होता है। तो लियाकत अली खान नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री नियुक्त किए गए। 1946 की अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल थे। लियाकत अली खान ने अपने बजट में उद्योगपतियों या व्यापारियों पर अधिक कर लगाया था। ठीक है। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम तो अबुल कलाम आज़ाद के हैं, इंडिया विंस फ्रीडम। इन्होंने अपनी बुक लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद जो है शिक्षा मंत्री बनाए गए थे स्वतंत्र भारत के। फिर बात आती है कि भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल से संबंधित की सही सुमेलित बताइए, जहाँ पर एक उष्ण स्रोत है और एक भारत के राज्य है। लसुंदरा के सामने राजस्थान लिखा है, कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। अवलोली के सामने महाराष्ट्र लिखा है, मणिकरण के सामने हिमाचल प्रदेश सही है, सोहना हरियाणा ये भी सही है। तो अवलोली और लसुंदरा नहीं पता है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है लसुंदरा, क्योंकि लसुंदरा जो है वो गुजरात के रवेड़ा जिले में यहाँ पर उत्तर दे रहा है। इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। अवलोली जो है वो महाराष्ट्र में है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन लसुंदरा जो है वो राजस्थान में नहीं है, वो कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सतलज। सतलज को बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी, और ये नदी जो है यानी कि पहले से ही हिमालय के बनने से पहले से ही बह रही है। और सतलज नदी मारसोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। व्यास, स्थिति और बसपा इसकी सहायक नदियाँ हैं। सभी विकल्पों में सतलज ही एक ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ठीक है। तो सतलज जो है वो सिंधु के पास से ही निकलती है और हिमालय की जितनी भी श्रेणियाँ हैं सबको काटते हुए ऐसे बहती है। मतलब अगर ये इंडिया है, ठीक, तो इसके
बगल से निकलती है और सारी श्रेणियों को काटते हुए बहती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो ये है गोदावरी। गोदावरी जो है उसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। वहीं दक्षिण की गंगा की बात की जाए, यानी कि पवित्रता की बात की जाए, तो वो है कावेरी, ठीक है। गोदावरी सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबी है प्रायद्वीप में, और 49% भाग महाराष्ट्र में और 23% आंध्र प्रदेश में और 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी विशाल आकार और विस्तार के कारण इसे वृहद गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। पश्चिमी घाट की नासिक पहाड़ियों में इसका उद्गम होता है, तो ये भी याद रखना है कि जो वेस्टर्न घाट है उसमें नासिक पहाड़ियाँ जो है वहाँ उद्गम होता है, और इस तरह से ये अपना ईस्टर्न साइड में बहती है। इसकी जो सहायक नदियां उनके नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती। दक्षिण में मंजीरा नदी प्रमुख है जो हैदराबाद में इससे मिलती है। अगला देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों प्रश्न। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो मानसून वन सिंचाई परियोजना इत्यादि से है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए हैं, ठीक है। मैच करना है कि किस स्टेट में ये होता है। जैसे जूट किस में होता है, तो जूट पश्चिम बंगाल में होता है। आज भी जो है जूट का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक भारत में पश्चिम बंगाल है, और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो मुझे लगता है कि वो बांग्लादेश आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं इलाकों में जूट होता है, ठीक है। तो जूट यहाँ पर हो गया। असम में लगा देंगे, चाय होती है। रबर जो है वो केरल में होता है, और गन्ना उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार बी का 1 और ए का 3, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग 2014 का मेंस का पेपर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जूट पश्चिम बंगाल में होता है, चाय असम में, रबर केरल में और गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। उन 2 राज्यों के नाम बताने हैं जिसमें किसाऊ बांध परियोजना 2015 में जो है एक समझौता हुआ था। तो उत्तराखंड और हिमाचल में किसाऊ बांध परियोजना पर हुआ था, किसाऊ बांध परियोजना पर समझौता हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में किसाऊ बांध परियोजना 2015 20 जून को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। टोंस नदी पर निर्मित 660 मेगावाट की एक राष्ट्रीय परियोजना है। 90% केंद्र सरकार की सहायता से निर्मित यह परियोजना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। तो शिवकाशी जो केंद्र स्थित है वो मदुरा, कोयम्बटूर, बंगलुरु प्रदेश, जो कि एक औद्योगिक प्रदेश के क्षेत्र में है, वो जो है वहाँ पर स्थित है। मदुरा या मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलोर प्रदेश, ठीक है। तो भारत में 3 प्रकार के औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं, जैसे कि बृहद औद्योगिक प्रदेश, लघु औद्योगिक प्रदेश और विनिर्माण जिले। बृहद औद्योगिक प्रदेशों के 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से मदुरा या मदुरई, कोयम्बटूर और बेंगलुरु प्रदेश में शिवकाशी स्थित है। अगला उद्योग और केंद्र का नाम बताना है, कहना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सीमेंट कहाँ होता है, तो पोरबंदर में होता है, बिल्कुल सही है। पेट्रो रसायन कहाँ होता है, तो नागथेन में होता है, ये भी सही है। चीनी लिखा है सिलवासा में, तो ये नहीं होता होगा। और लोहा और इस्पात जो है राउरकेला में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें 2014-15 की समीक्षा की, आर्थिक समीक्षा की बात करता है, और इसमें बताता है कि चीनी जो है 4 उत्पादक शीर्ष राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। और गन्ना उत्पादक 3 है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। आज भी यही 3 है, ठीक है, जो कि शीर्ष उत्पादक में आते हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा जो है कारखाने पाए जाते हैं, ठीक है। सिलवासा कहाँ स्थित है, तो दादर नगर हवेली में स्थित है। तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक उत्पादों का एक बड़ा केंद्र है, ठीक है, उच्च गुणवत्ता के। तो ये चीज़ याद रखनी है। जो चीनी उद्योग का भारत में सर्वप्रथम बेतिया बिहार में 1840 ईस्वी में स्थापित किया गया था चीनी उद्योग। इसका वास्तविक विकास 1931 में प्रारंभ हुआ था। भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर कम कीमत की उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, जैसे केंद्र लिखा हुआ है और यहाँ पर ऊर्जा स्थान लिखा हुआ है। तो पतरातू जो है वो तापीय ऊर्जा के लिए होता है, झाकरी जो है जल विद्युत के लिए है, ठीक है ना। झाकरी मतलब होता है झरना, तो जब भी झरने की बात आएगी तो जल विद्युत बिल्कुल सही है। कलपक्कम जो है नाभिकीय ऊर्जा, ये भी सही है। कोरबा जो है वो पवन ऊर्जा के लिए नहीं होता है। कोरबा आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये यहाँ पर जो है औद्योगिक नगर है। यहाँ पर एनटीपीसी का कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थित है, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखिए कि कोरबा जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए हसदो नदी पर मीना माता हसदो बांगो जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। झरिया कोल क्षेत्र कहाँ है, तो झरिया जो है झारखंड में है, ठीक ना।
बहुत वर्ष पहले गाना भी एक आया था। तो झरिया जो है झारखंड में, और 90% से अधिक कोकिंग कोयले का भंडार कहाँ स्थित है? तो झरिया में ही स्थित है। भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का सही क्रम क्या है? तो तब पूछा गया था तापीय, जलीय, नाभिक इत्यादि। तो अब याद रखना है कि 2019 के अनुसार तापीय जो है सबसे ज़्यादा है, आज भी पनबिजली, उसके बाद नवीकरणीय उसके बाद है। ठीक है, तापीय है पहले नंबर पर 62.8%। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नवीकरणीय ऊर्जा 80.63, जो कि बढ़ चुका है। इसको 500 गीगावाट करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, ये पॉइंट याद रखेंगे। सौर ऊर्जा 68 है। ठीक है, और 28 आता है आपका पवन ऊर्जा, और 12.5 आती है पनबिजली। तो इस हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लेंगे, कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? मध्य अमेरिका मतलब जहां पर आपका नॉर्थ अमेरिका खत्म होता है। एक सेकेंड, ठीक है, ये जो बीच की कंट्री पड़ती है ये मध्य अमेरिकी देश कहलाती है। तो सियरा लियोन जो है ये मध्य अमेरिका में नहीं है। ठीक है, सियरा लियोन कहाँ की कंट्री है? तो सियरा लियोन पड़ती है जॉर्ज टाउन, इसकी नहीं, फ्री टाउन जो है शायद इसकी कैपिटल है। सियरा लियोन आपकी अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में पड़ती है। मध्य अमेरिका में एंटीगुआ, बरबूडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिका, डोमिनियन रिपब्लिक, अल सल्वाडोर, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमैका, मेक्सिको, निकारागुआ इत्यादि जो है आता है। ठीक है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो एपिनाइन पर्वत जो है ये इटली में अवस्थित है। इटली की स्थिति जाकर के देख लीजिएगा कहाँ पर है। ठीक है, एपिनाइन पर्वत इटली में है। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्य यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार जो है आल्प्स का फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका जो उच्चतम बिंदु है वो माउंट ब्लांक है। किसका? आल्प्स पर्वत का। ठीक है, ऊंचाई इसकी 4810 है। दिनारिक आल्प्स पर्वत जो है अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया में स्थित है, जिसका नाम दिनारिक आल्प्स पर्वत है। आल्प्स और जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में भी स्थित है। ठीक है, पेरिनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो टांगानिका जो झील है अफ्रीका की, ये दूसरी सबसे गहरी है। सबसे गहरी कौन सी होगी? तो पहली सबसे गहरी है, सबसे गहरी इसको बोलते हैं बैकाल लेक, ये सबसे गहरी झील है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टांगानिका जो है 676 किलोमीटर लंबी है, और गहराई कितनी है? 1470 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है। बैकाल सबसे गहरी है, 1642 मीटर की गहराई है, 1.5 किलोमीटर से ऊपर है, और 636 मीटर की लंबाई है। सुपीरियर 616 मीटर की लंबाई है, और ग्रेट बियर जो है 373 मीटर की लंबाई है। तो अगर लंबाई में पूछी जाए, सबसे लंबी पूछी जाए तो टांगानिका हो जाएगी, सबसे गहरी पूछी जाए तो बैकाल हो जाएगी। ठीक है, और अगर दूसरे नंबर की सबसे लंबी पूछी जाए तो बैकाल हो जाएगी, और तीसरे नंबर की सबसे लंबी पूछी जाए तो वो सुपीरियर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न देता है कि टिटिकाका झील बोलीविया, पेरू के पास स्थित है। बिल्कुल सही है। उर्मिला झील ईरान में स्थित है, ये भी सही है। उर्मिला मंतोडकर जो थी वो ईरान में जो है स्थित है, ऐसे याद कर लीजिए। रेंडियर झील जो है वो रूस में स्थित नहीं है। रेंडियर झील कहाँ पर है? तो कनाडा की झील है रेंडियर झील। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार देख लीजिए। कनाडा जो यूएसए से ऊपर पड़ता है, जिसकी कैपिटल ओटावा है, यहाँ पर रेंडियर झील पड़ती है, और अथाबास्का जो है कनाडा में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अन्य झील की बात की जाए तो विनिपेग झील आती है, नेटलिंग आती है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव इत्यादि जो है झीलें ये कनाडा में आती हैं। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडारण पाया जाता है? तो लौह अयस्क का समृद्ध भंडार किसमें पाया जाता है, ये देखते हैं। ऑप्शन गोंडवाना, धारवाड़, ये 2 ऑप्शन है, और 2 ऑप्शन और है। क्या क्या ऑप्शन है? तो यहाँ पर विंध्यन और कुडप्पा, ये 2 ऑप्शन और दिया हुआ है। ठीक है, तो भौमिकीय शैल क्रमों का लौह अयस्क का समृद्ध भंडार किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान अपक्षय और अपर्दन से निर्मित प्रथम तलछटी या अवसादी चट्टान है। ये चट्टानें आर्कियन समूह के चट्टानों का अवशेष है। इसमें महत्वपूर्ण धातु जैसे लोहा, सोना, तांबा, जस्ता, खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका विस्तार कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में मिलता है। जनसंख्या और नगरीकरण की बात की जाए, भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख लक्षण दिए हुए हैं, और कहता है कि सही उत्तर का चयन करिए कि भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख लक्षण कौन से हैं।
ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां या निर्धनता। तो कौन सी सामाजिक संरचना के प्रमुख लक्षण है? ठीक है, तो विभिन्न धर्म हो सकते हैं, विभिन्न जातियां हो सकती हैं और ग्रामों में अधिक जनसंख्या हो सकती है। ये निर्धनता कोई पैमाना नहीं होगा। तो इस हिसाब से 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, 1 2 3। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, मतलब जो बर्थ रेट है वो बढ़ रहा है और जो मॉर्टेलिटी है वो घट रही है। तो स्थिर, ये इसमें जो है स्थिरता है कि नहीं ऐसा पूछ रहा है। घटती हुई जन्म दर की जन्म दर घट रही है, मृत्यु दर बढ़ रही है, तो दोनों ही ओर से घट रहा है। ठीक है, सॉरी, स्थिर मृत्यु दर ले रहा है। तो जब ये स्थिर रहेगा और ये बढ़ता जाएगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। जब जन्म दर भी घट रहा है, मृत्यु दर भी बढ़ रहा है, तो दोनों ओर से मर ही रहे हैं लोग। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, मतलब जन्म दर भी स्थिर है और मृत्यु दर भी स्थिर है। ऐसी स्थिति में ये करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर स्थायी जनसंख्या रहेगी। और अगर जन्म दर जो है स्थिर है और घट रही है मृत्यु दर, यानी कि कहीं ना कहीं लोग लंबा जी रहे हैं, इससे भी जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, स्थायी जनसंख्या के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसका सन 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सबसे कम अगर देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिकी जो देश हैं उनमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है, एशिया में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि एशिया में 42.7 बिलियन लोग हैं, जो कि 86.7 जनघनत्व यहाँ पर पाया जाता है। वहीं अगर बात की जाए आपके दक्षिणी अमेरिका की, यहाँ तो 21.4 पाया जाता है। ठीक, उसके बाद ओशिनिया जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे तुवालू है, ठीक है, माइक्रोनेशिया के अन्य जो पोलिनेशिया के देश हैं वहाँ पर, अंटार्कटिका में 0 ही है, वहाँ पर नहीं पाया जाता। जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 जुलाई 11 से 24 जुलाई 2015 के मध्य चलाया गया अभियान क्या था, पूछ रहा है। ठीक है, तो अभियान डायरेक्टली याद कर लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनसंख्या से संबंधित अभियान था जनसंख्या स्थिर पखवाड़ा। पुरानी न्यूज़ है तो इसके आने की संभावना कोई नहीं है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? तो वो आपका केरल में जो है बाल मृत्यु दर न्यूनतम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? तो बिहार में जो है जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है। तो बिहार में जो है जनसंख्या का घनत्व सबसे उत्तम है। और 44वां जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो 2011 के अनुसार जो महिला लिंग अनुपात है वो केरल में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर लिटरेसी भी सबसे ज़्यादा है, आपको पता है, और 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, तो 41वें प्रश्न से कल करेंगे और कोशिश करेंगे कल ही एक मुख्य परीक्षा का जो पेपर है 2014 का उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।